नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस समारोह की जिसको उन्होंने संबोधन किया और अवसर था शिकागो में दिए हुए है धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के उस स्पीच की 125वीं वर्षगांठ पर। यानी कि लेवल हुआ अब यह है कि रिलेवेंट क्यों है स्वामी विवेकानंद। वजह साफ है कि मोदी ऐसे किसी अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं जिसमें कोई रिलेवेंट मैटर। उन्होंने युवा नेताओं को बुलाया, दिल्ली के विज्ञान भवन में 500 छात्र संघ अध्यक्षों को बुलाया गया और कई अन्य नेता थे। उनको कहा कि हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है कि क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, समय के साथ हम बदलते हैं। खैर चलिए, पूरा क्या लेवल हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम चर्चा में लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, कांग्रेस के नेता आरसी चौधरी जी हैं, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार देखिए जन टीवी की नजर से इस पूरे प्रकरण को, इस कार्यक्रम को। प्रधानमंत्री मोदी अपनी उम्दा भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम ने आज युवाओं को संबोधित किया और स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। संबोधन में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को विवेकानंद के दौर से जोड़ा और कहा कि विवेकानंद ने भी मेक इन इंडिया पर बल दिया था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। वहीं उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग गंदगी करते हैं उन्हें वंदे मातरम कहने का कोई हक नहीं है। इस देश में सबसे पहला किसी को हक है भारत मां के उन सच्चे संतानों को है जो सफाई करते हैं। पीएम अक्सर अपने संबोधनों में महापुरुषों का जिक्र करते हैं और उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्तमान दौर के संदर्भ में भी अपने संबोधन में समाहित करते हैं, जैसे कि गांधी के सफाई प्रेम को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ना। वैसे ही युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण ने भारत को एक नई पहचान दिलाई थी, जैसे कि वर्तमान समय में भारत को दुनिया में एक नई पहचान मिली है। 21वीं सदी के प्रारंभ का वो 9/11 जिसमें मानव जात को विनाश का मार्ग, संहार का मार्ग, उसी अमेरिका की धरती पर एक 9/11 को प्रेम और अपनत्व का संदेश दिया जाता है। उसी अमेरिका की धरती पर उस संदेश को भुला देने का परिणाम था कि मानव के संहार का रास्ते की एक विकृत रूप विश्व को हिला दिया था। पीएम ने हमेशा से महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद और महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना है, लेकिन क्या सपनों का भारत बन पा रहा है? हमारे देश के महान पुरोधाओं ने जो ख्वाब संजोए थे, क्या उनके सपने पूरे होने की शुरुआत भी हुई है? क्या एक आम आदमी के सपनों का भारत बन सका है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि देश को अपना जीवन समर्पित करने वाले महापुरुष केवल राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम मात्र रह गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए, नरेंद्र मोदी का ये पहला कार्यक्रम है और हम आपको बता दें कि इसी महीने से अगले 12-13 अक्टूबर तक 2 इसी तरह के कार्यक्रम और देखेंगे आप। वो कार्यक्रम होंगे एक गरीबों का सम्मेलन जिसमें अंत्योदय योजनाओं से जोड़ करके उसे एक संकल्प भारत के नाम से नरेंद्र मोदी उसे संबोधित करेंगे और ठीक उसके बाद 12 या 13 अक्टूबर को किसानों के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में। ये सारी रूपरेखा तय हो चुकी थी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 21 अगस्त को ही बैठक में। हालांकि बीजेपी का कहना है कि लंबे समय से इसके कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही थी और विवेकानंद के भाषण को 125 साल पूरे हुए हैं। वो आदर्श पुरुष हैं
उनको इस मौके पे एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी है कि उनके बताए मार्ग पे हम चल सकें। लेकिन वजह यही नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह का समापन इसी महीने हो रहा है और 12 जो अक्टूबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 23 सितंबर को जनशती समारोह उसका समापन होगा और ठीक उसके बाद 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश जयंती है और 12 अक्टूबर को राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है। जैसे हमने पहले ही कहा कि किसी भी मौके को भुनाने से नरेंद्र मोदी चूकते नहीं। खैर चले, युवाओं को जो मैसेज दिया और वो कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया का आज हम जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त भी स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा के बीच जो संवाद हुआ था वो इसी तरह का कुछ था कि भारत में आइए, उद्योग लगाइए और निर्माण करिए। वही बात आज हम कह रहे हैं, यानी कि विवेकानंद जिस रास्ते पे चल रहे थे, नरेंद्र मोदी उसी रास्ते को अपना रहे हैं। ओम जी, मैं आपसे मुखातिब हूं और जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी, वो भी विवेकानंद भी नरेंद्र और दूसरे नरेंद्र अभी 21वीं सदी के, दोनों एक रास्ते को चुन करके चल रहे हैं और लबोलवाब भी यही था कि संस्कृति हमारी ये नहीं कहती है किसको क्या खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल होगा यहाँ आपसे भी और बीजेपी के हमारे साथी जो बैठे हैं उनसे भी। मोदी साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो सभी कहते आ रहे हैं कि विभिन्नताओं की एकता भारत की संस्कृति है और बहुत सारे यहाँ पे संस्कृतियों का जो एक मिश्रण है वो अपने आप में एक नायाब है, जिसके लिए सभी कोई कहते हैं। लेकिन बीच बीच में कई तरह की जो चीजें आती हैं वो मुझे लगता है कि मोदी साहब की जो बात कही जा रही है और दूसरी तरफ हो सकता है कि वो उनसे इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन विचारधारा कुछ आसपास की है। तो उन लोगों के लिए नसीहत कहें या फिर पूरे मुल्क के लिए नसीहत है कि हमारी संस्कृति ये बिल्कुल नहीं कहते किसको क्या खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि वो सीधे नहीं कह पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं गोमांस को लेकर के जो पिछले दिनों एक बड़ी बहस चली है कि गोवा और केरल में खाने की अनुमति दी जाती है, दूसरे राज्य असम में खाने की अनुमति दी जाती है, तो फिर और जगह बैन क्यों लगाया जाता है? कि इस तरह का तो नहीं है कुछ? नहीं जोगेंद्र जी, मेरा सा ख्याल है कि बहुत गलत संदर्भों में विवेकानंद जी को जोड़ा जा रहा है। विवेकानंद जी ने तो उस औपनिवेशिक काल में जिस तरीके से भारत को बदनाम करने का सिलसिला पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने और जो सफेद चमड़ी के लोग हैं उन्होंने जैसे कर रखा था कि सांपों का और पशुओं को पूजने वाला देश है, यहाँ पर हमारे घमारूपन की बड़ी चर्चा की जाती थी। विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उन्होंने जिस तरीके से संभाषण प्रारंभ किया, एक तो उनके शानदार पर्सनालिटी थे, 6 फीट लंबे, और जिन्होंने अपने भारतीय परिवेश को बिल्कुल नहीं छोड़ा। हालांकि उनको ठंड लगी, वहां पर बड़े परेशान हुए, लेकिन जिस तरीके से जीरो पर भारतीय दर्शन को उन्होंने जैसे लोगों के सामने बोला, तो उनके ऐसे जबरदस्त अनुयायी बने कि आज तक रामकृष्ण परमहंस वाली जो हम एनजीओ देखते हैं जो काम करती है उसके बारे में पता है। और ये संदर्भ नहीं था, संदर्भ ये था कि इतिहास हमारे स्वरूप को जिस तरीके से धुंधला रहे थे औपनिवेशिक शासक, उसको उन्होंने जाकर के उजाला किया उस यूरोप के अंदर जो उस वक्त चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा था और दुनिया को जानने की चेष्टा कर रहा था। तो जो मिलावट के माध्यम से हमें परोसा जाता था उसको उस धुंधल को उन्होंने साफ किया और बताया कि औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, हमारे क्या संबोधन है, हमारे सामाजिक रिश्ते कैसे हैं, हमारे दार्शनिक रिश्ते कैसे हैं। इन सारी बातों को स्पष्ट किया और पश्चिम को बताया कि जो पूरब का दर्शन है वो किस तरीके से एक तार्किक और शास्त्रीय दर्शन है, जिसको कि आप जिंदगी में उतारें तो आपके सामने बहुत अलग होगी। लेकिन दूसरे हमारे जो प्रधानमंत्री विवेकानंद जी का जो समारोह के उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है कि हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़कों को यूं याद किया जाए, लेकिन बड़ा कॉन्ट्राडिक्शंस है। अगर भगत सिंह की आप चर्चा करेंगे तो भगत सिंह तो बहुत अलग किस्म की राजनीति की बात करते थे, जिसको लेकर के मेरा ख्याल है कि आजादी के आंदोलन में भी उनको एक अलग स्वरूप देख उनका कंट्रीब्यूशन है, सुभाष जी की है, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो विवादास्पद रहे, वो ऐसे अनुकरणीय नहीं रहे कि जिनको आज के सिस्टम में हम अडॉप्ट कर सकें। ये एक बात है। और दूसरा, जो जवान उनके सामने बैठे हुए हैं, जिनको वो संबोधित कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि आज टेक्नोलॉजी के इस जमाने में अगर आपको विवेकानंद जी के बारे में जानना है या आपको सुभाष जी के बारे में जानना है या भगत सिंह के बारे में जानना है, तो आप खट से गूगल के पास जाएंगे, कहेंगे कि जरा बताइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एक उद्देश्य है, हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि अपने मुख से अपने साथ जिस पार्टी को, जिस दल को, जिस गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में वो बोले, उनको समझा जाए कि हमारे माध्यम से अब चीजें जा रही हैं। तो उनका अपना ये राजनीतिक, देखिए हर दल जो शासन में होता है वो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह की बातें करता है। अब लोहिया के बारे में या जयप्रकाश नारायण के बारे में
इन जवानों को जो डिफरेंट कॉलेजेस से आए हैं, यूनिवर्सिटीज से आए हैं, उनके पास में सूचनाएं ना हो, मैं नहीं समझता कि वो इतने अपर किस्म के होंगे। हाँ, उनके उन लक्ष्यों को आप जिस तरीके से हासिल करना चाहिए, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री बोलेंगे कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, उस प्रयास में मेरे साथ जुड़िए, ये एक अनुकरणीय बात हो सकती है। बाकी विवेकानंद जी का उस संदर्भ से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि औपनिवेशिकवादी और साम्राज्यवादी ताकतों ने जिस तरीके से भारत के दर्शन को और इतिहास को दुनिया को बताया, उसको बेनकाब किया था विवेकानंद जी ने। जी, समय के साथ बदलाव के पक्षधर बताएं, मोदी भी कहें हम समय के साथ बदल रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, उसका हिस्सा भी नहीं है। किस दृष्टि से देखा जाए इसे? देखिए, ये हमारे यहाँ तो जैसे अगर हम अपना दर्शन उठा के देखेंगे, अपना इतिहास उठा के देखेंगे, तो निश्चित रूप से हम कैसे कैसे उस दौर से गुजरते रहे हैं, और इन सब बातों पे कभी हमारे यहाँ चर्चा नहीं हुई कि किसी की प्राइवेसी में हम लोग हस्तक्षेप करें। समाज में जो नियम बने हुए हैं, हर संप्रदाय के जो नियम बने हुए हैं, वो अपने आप को गाइड करते हैं। हमारी आचार संहिताएं जो हमारी मेरा ख्याल है कि 100 के करीब आचार संहिताएं हैं, जिसमें चारवाक भी है, जिसमें नारद स्मृति भी है, जिसमें बृहस्पति स्मृति भी है, जिसमें मनुस्मृति भी है। इत्तेफाक और नाइत्तेफाक बहुत सारे हैं, लेकिन समाज के संचालन के लिए अलग अलग इरादे आपके सामने रहे हैं। कभी भी ये दबाव नहीं रहा कि आप इस स्मृति को स्वीकार कीजिए, दूसरे स्मृति जो भी समाज के बड़े हिस्से ने स्वीकार किया उसको लेकर के उसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहता है। युवा भारत नया भारत, नरेंद्र मोदी एक न्यू इंडिया की जो एक संकल्पना लेकर के चल रहे हैं, उसका एक दौर हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी देश को बदलने के लिए युवा एक बड़ी ताकत होते हैं, और युवाओं को ही आधार बनाया जाता है। मैं कह सकता हूं कि यही सोच के साथ अगर मोदी चल रहे हैं तो एक सही दिशा में जा रहे हैं। आशीष चौधरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 3 बड़े आयोजन होंगे। हालांकि बीजेपी एक ही का खुलासा कर रही है कि 11 सितंबर को जो यानी कि विवेकानंद जी की 125वीं जो वर्षगांठ थी स्पीच की, उनकी धर्मसभा में जो शिकागो में दिया, ये ऐसे कई अवसर हैं जिसमें महापुरुषों को आधार बना करके उन्हीं के बताए रास्ते पर एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बीजेपी देख रही है, केंद्र सरकार देख रही है। तो युवा भारत नया भारत, योगेंद्र जी निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के हर नागरिक के वो गौरव के रूप में हैं। अगर वो यहाँ से कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस देश की जो छवि है वो उनके साथ में जाती है। उनका हक बनता है, क्योंकि इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो 60% जो आबादी है आज युवाओं की, जो 40 साल की उम्र है, लेकिन उनका ये दायित्व भी बनता है जब वो राष्ट्र को संबोधित करें, देश के युवाओं को नए भारत की तरफ ले जाना चाहें, तो जिन महापुरुषों का वो अनुसरण करना चाहते हैं, जिन महापुरुषों को अपने व्यक्तित्व के अंदर देखना चाहते हैं, उन महापुरुषों के जो नैतिक जो जीवन के जो चंद मूल्य हैं, कम से कम वो पहले आपको आत्मसात करने होंगे। जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जब इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और वहां पे बहुत से धर्मों के लोग, 50 से ज्यादा वहां पे लोग थे, उन लोगों के बीच में, और उन्होंने उन लोगों के बीच में जो पहले जो वक्ता बोले, उन वक्ताओं ने भी ये कहा कि इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर कहीं पे अगर सहिष्णुता, कहीं पे टॉलरेंस अगर कहीं पे आती है तो वो पूर्ववर्ती देशों की तरफ से आती है। और जिसका स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात को कहा। स्वामी विवेकानंद ने वहां पे ये कहा कि धर्मांधता, 1893 में उन्होंने कहा कि जिंदगी में अगर कहीं पे कोई अटैक करना है तो धर्मांधता पे करना है। धर्मांधता की तरफ हम धकेले जा रहे हैं या धर्मांधता पे हम अटैक किए जा रहे हैं? क्या राष्ट्र के मुल्क के युवाओं को ये कहा कि आपको स्वामी विवेकानंद ने इस धर्मांधता के विपक्ष जाके धर्म, जो सैनी साहब ने कहा, उस जमाने में जो हिंदुस्तान का, जो सफेरों का, नागों का, जादू टोणों का जो एक मुल्क पूरी दुनिया में पहचान रखता था, उसमें उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क की जो पहचान है वो सहिष्णुता के लिए है। ये सब सार्वभौमिक भूमि है जहां पे सब धर्मों का हम समान रूप से स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का शरीर अगर इस्लाम है तो उसकी आत्मा हिंदू है। आज उस सोच को लेके क्या वर्तमान के जो परिप्रेक्ष्य में जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो आज देश की स्थिति है, वो नया मुल्क स्वामी विवेकानंद के विचारों को बनाना चाहते हैं या स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा उसके विपरीत का बनाना चाहते हैं? ये इस मुल्क के युवा, सैनी साहब ने कहा कि आप विवेकानंद की लाइब्रेरियों में जाइए, विवेकानंद के साहित्य को पढ़िए और कम से कम आज दैनिक भास्कर को पढ़िए। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि मोदी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल वो उसी
को बता रहे हैं कि हम उसी दिशा में जा रहे हैं। बदलाव समय के साथ बदलता, हम समय के साथ बदलाव हैं और अभी पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम समय के साथ बदलते हैं, हमारी संस्कृति बदलती है, हम अपने आप को चेंज करते हैं। अगर नहीं बदलेंगे तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। स्वामी का विवेकानंद का भी उन्होंने यही जिक्र किया कि आज हम मेक इन इंडिया का जिसकी वकालत कर रहे हैं, यही मेक इन इंडिया को आप देखिए कि 125 साल पहले जब जमशेदजी टाटा के साथ में बैठक की थी उन्होंने, तब कहा था कि आप भारत में आइए, उद्योग धंधे लगाइए और निर्माण करिए। तो हम भी वही सब कुछ कह रहे हैं। तो यानी कि केंद्र सरकार, उनके मुखिया साफ कहते हैं कि जिस दिशा में स्वामी विवेकानंद जा रहे थे उसी दिशा में हम जा रहे हैं। सहिष्णुता की बात उन्होंने की थी, सहिष्णुता की बात मोदी भी करते हैं। तो अगर इस मुल्क के अंदर मोदी जी अगर सहिष्णुता की बात करते जी, इस मुल्क के अंदर जिस प्रकार से जो साहित्य के विधिवेता हैं, जो इस मुल्क के अंदर जो बहुत से संस्थानों में जिन्होंने काम किया, जब 2 अक्टूबर 2015 में जब उन्होंने अपने पुरस्कार लौटाने लगे ताकि इस मुल्क के अंदर सहिष्णुता, जो भारत की जो कल्पना हमने की उस भारत का स्वरूप हम नहीं देख रहे। तत्कालीन जो सांस्कृतिक मंत्री थे महेश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि ये जो आज जिनकी कलम लिखने का जिनका मन नहीं कर रहा, हम कहते हैं उनको लिखना बंद कर देना चाहिए, और जब बंद कर देंगे तब हम देखेंगे। आज उस लेखनी को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो लेखनी की जो कलम है, कलम से जो समाज की धर्मांधता है उस पर जो कोई आक्रमण कर सकता है, जो कोई आक्रमण कर रहा है, आज उस लेखनी को, उस विचारधारा को, जो आपसे असहमति विचारधारा को दबाने का जो काम किया जा रहा है, ये इस मुल्क के लोगों में किसी पार्टी या किसी व्यक्ति ने नहीं किया। जो जिसने इस मुल्क को निर्माण कराने का काम किया, जिसने बनाने में जो सहयोग किया, उन लोगों ने जब बात रखी, उन लोगों से मिलने का देश के प्रधानमंत्री जी को समय नहीं था। देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि आखिर आज क्या लगता है आपको जिस प्रकार से ये बात करनी पड़ रही है। देश बदल रहे हैं ना, अब नया भारत की बात कर रहे हैं। नया भारत ऐसा बनेगा, नया भारत ऐसा बनेगा, नया बात भारत ऐसा बनेगा जिस भारत का स्वरूप क्या था, जिस भारत का स्वामी विवेकानंद ने विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब पारसियों पे जब अटैक हो रहा था तो पारसियों को उस टाइम हमने शरण दी। यहाँ पे शरण तो आज भी दे रहे हैं, दूसरे जो देशों के जो शरण आज भी दे रहे हैं। और मोदी जी शरण हमने उनको गले से लगा के आत्मसात किया। आज हम हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले, बीच के अंदर रहने वाले, और जो पार्टी मैनिफेस्टो में लेके ये चलती है कि हम हिंदू, हम राम मंदिर बनाएंगे, वो सहिष्णुता की बात कर कैसे सकती है? वो क्यों नहीं उनके बैठ के सब धर्मांधों के साथ में ये क्यों नहीं बैठे और बात कर पाए आज तक? अगर राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं मैनिफेस्टो में तो उससे सहिष्णुता खत्म हो रही है। नहीं, जब एक यही वजह से धर्म की बात एक बार आपसे चौधरी साहब, चलो एक बार हाथ क्यों नहीं, चलो आपकी बात का, चलो एक बार लक्ष्मीकांत जी पारिक हमारे साथ बीजेपी से हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। मैं एक बार पारिक साहब आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि मोदी साहब जो कह रहे हैं सहिष्णुता का भी जिक्र उस वक्त 1893 में उन्होंने जिक्र किया था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से पश्चिमी संस्कृति और वहां के लोगों के जो उद्गार हैं वैसी संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले दिन से सहिष्णुता के पक्षधर हैं। अगर आप लोग ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से गए तो हमारे लिए तो इससे खुशी की कोई बात नहीं है, क्योंकि उद्गम वहीं से है। भारत उस संस्कृति का नाम है जहां पे, और मैं और बात बताना चाहूंगा, ये तो उस वक्त की बात कर रहे थे, चाहे इजराइल के लोगों की बात ही हो। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मुल्कों में सताए हुए लोग हैं वो हमारे यहाँ पे लोग हैं, सत्ताओं के सताए हुए हों चाहे मुल्कों के सताए हुए लोग हों, वो लोग हैं। वो आज भी हो रहा है कि हमारे यहाँ पे 1951 की संयुक्त राष्ट्र की संधि हमारे साथ नहीं होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे शरणार्थी हैं और लाखों की संख्या में हमारे यहाँ शरणार्थी हैं। मोदी साहब पे सहिष्णुता को लेकर के जो अभी आपके साथी ने ऑब्जेक्शन किया कि सहिष्णुता का जिक्र 1893 में स्वामी विवेकानंद ने किया था, अगर उसी का अनुसरण कर रहे हैं तो गले नहीं उतर रही है कांग्रेस की बात है कि आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस के गले तो मोदी जी कोई बात नहीं उतरती, इनका धर्म है और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं विपक्ष के नाते। नहीं, उतरने वाली बात मानते भी हैं। नहीं उतरते नहीं गले, क्योंकि विचारधारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही है अपने पूर्वजों को पूजने की। इनकी परंपरा रही थी परिवार को पूजने की। विवेकानंद जी लगातार लंबे समय से, विवेकानंद जी की बात करें या भगत सिंह जी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन सब नेताओं को पूजने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू, सरदार पटेल को पूजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। तो इन सब लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई, क्योंकि ये परिवार से बंधे थे, परिवार के बाद सोच नहीं पाते थे, उस परिवार की ही सिर्फ पूजा करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, लगातार रही है। आज स्वामी विवेकानंद जी को 125वां उनका भाषण का दिन था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने पहली बार माननीय विवेकानंद जी को लेकर इतना बड़ा उद्बोधन देश के युवाओं को दिया। उसमें से कई सारी बातें युवाओं के लिए की, उन सब बातों में अच्छाई कांग्रेस नजर नहीं आ रही। राम मंदिर का मुद्दा उठाने बात करते हैं जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहती है राम मंदिर हिंदुस्तान बनना चाहिए, राम मंदिर वहीं पर बने, लेकिन कानून के साथ साथ हम कानून की पालना की बात भी हम करते हैं। हमने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार राम मंदिर बनेगा, और राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में इस बात का हमें गर्व है। तो इस बात को लेकर असहिष्णुता की बात करना शायद न्यायोचित नहीं है।
जहां तक इन्होंने कहा लेखकों ने अपना दिया, ये कौन से विचारधारा के लेखक थे, कौन से लेखक थे, आज का सहिष्णुता और पहले हमेशा सहिष्णुता ही रही है इस देश में, हम सब जानते हैं और सारी हिंदुस्तान जनता जानती है कि किन लेखकों ने अपनी आवाज लौटाने का प्रयास किया, आज वो लेखक कहां चले गए। बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे कलाकारों ने समय समय क्या क्या वक्तव्य दिए थे, वे भी हमें ध्यान है और आप सबको ध्यान है। वे सब यहाँ हिंदुस्तान में रहकर ही, हिंदुस्तान के अंदर रहकर इस बात को बोल सकते हैं। यदि किसी अन्य देश में रह रहे होते तो ये शायद शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि भारत में सहिष्णुता है, इसीलिए वे इन शब्दों का उपयोग यहाँ पर रहकर कर पा रहे हैं, अपनी लेखनी को स्वतंत्रता के साथ लिख पा रहे हैं, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ सहिष्णुता है, इसलिए लिख पा रहे हैं। भारत में आत्मसात सब लोगों को किया है, चाहे हुनों की बात से लेकर के और आर्यों की बात करें, तब भी भारत ने सबको आत्मसात किया है। तो भारत के बारे में तो ये कह देना, और प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री लगातार एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे नेता के रूप में विश्व स्तर पर भारत को शिखर पहुंचाने का प्रयास करें, एक अच्छा भारत को डेवलप। लक्ष्मीकांत जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, मैं एक बात जाना, हालांकि इस मुद्दे से रिलेवेंट नहीं, लेकिन आपने जिक्र कर दिया तो इस वजह से मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि विदेशी मुल्कों में ये हमारे यहाँ तो कहने की आजादी है, वहां कह भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि ये हम एक, हो सकता है आजादी हमारे यहाँ है, इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। पिछले दिन एक सर्वे छपा था जिसके अंदर आया था कि हम पाकिस्तान से भी नीचे के पायदान के हैं, लेकिन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसका हम जिक्र खुल के करते हैं भी, हमें गर्व भी है कि भारत ऐसा मुल्क है जब लिखने बोलने की आजादी है, लेकिन फिर भी विदेशों के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके गले नहीं उतरते। एक हिंदुस्तान में जो माहौल है उसको लेकर के अभी वो आजादी नहीं, हम पाकिस्तान से भी नीचे का जिक्र कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी हिंदुस्तान में जितनी है उतनी शायद मुल्क भी। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा, और ये सर्वे के आधारों पर सर्वे कैसा सर्वे इसकी ऑथेंटिसिटी सर्विस की है, मैं नहीं समझता कि, लेकिन आप यहाँ पर बैठे, हम सब यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। यदि आज हिंदुस्तान के कोई बात में बैठकर प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है तो हिंदुस्तान ऐसा मुल्क होता है जिसमें बैठकर अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है, वरना पाकिस्तान जैसे मुल्कों की स्थिति बड़ी बेहतर है कि वहां पर शासन से हटने के बाद दूसरे देश में वहां का शासक चला जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री देश का प्रधान गाली कोई नहीं दे सकता, और कोई देता है तो मुझे लगता है कि उस मुल्क को गाली देता है। प्रधानमंत्री की शैली पे आप कटाक्ष कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो आलोचना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गाली कोई क्यों दे सकता है? किन व्यक्तियों में किन शब्दों के साथ कहा जाता है, ये भी आप एक मर्यादित शब्दों के साथ में, और मुझे लगता है कि देखिए करते हैं या नहीं ऐसे अभिव्यक्ति, जब खून के दलाल कह देते हैं प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का उपयोग अप्रिशिएट नहीं करेगा, किसी ने अप्रिशिएट किया कि इसमें तारीफ, लेकिन आज तक माफी भी नहीं मांगी, तारीफ करेगा, माफी नहीं मांगी उस व्यक्ति ने, वो मांगे नहीं मांगे इंडिविजुअल बात हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी देश, देखिए जिनको कलम की स्वतंत्रता चाहिए वो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई भी करे, हमें लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब भारत के खिलाफ नारे लगते हैं तो उनके लिए, उन लोगों के लड़ने के लिए कोई आदमी जाता है तो यहाँ के विपक्षी लोग जाते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या व्यक्ति आजादी नहीं थी? व्यक्ति आजादी है। चलिए मैं एक बार ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र अभी तो लक्ष्मीकांत जी ने कर दिया, इस वजह से मैं आपसे 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा, और उसके बाद हम वापस हमारे मुद्दे पे ही लौटेंगे। मोदी जी का देखिए एक बात और थी, क्योंकि हम जोड़ करके देखना चाहते हैं, और ये सवाल इस वजह से भी है कि आप डेप्थ में जाने की कोशिश करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मेरे दर्शकों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये वो शब्द हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने समय ऐसा चुना है जिसके जरिए ये कहने का कोशिश कर सके हैं कि आज जो विजन हम लेकर के चल रहे हैं, 125 साल पहले जो प्रेरणा स्रोत आज के यूथ का और पिछले कई दशकों से जिन यूथ का रहा हो, स्वामी विवेकानंद, वो उस वक्त की सोच थी जो आज हम सोच के चल रहे हैं, और हमारे सार्थक परिणाम है कि हम उस महापुरुष के आदर्शों पे चल रहे हैं। लबोलवाब यही रहा नरेंद्र मोदी के इस संबोधन का, हम उसको सोचने की कोशिश करें तो, चाहे वो सहिष्णुता का जिक्र हो जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति समय के साथ बदलती है, और ये हमारी संस्कृति में कभी नहीं रहा कि केवल इन्हीं पचड़ों में फंसे किसको क्या खाना है किसको नहीं क्या खाना है। वो एक जवाब था उनका कि पिछले दिनों बीफ को लेकर के जो देश भर में जिक्र रहा, चर्चाएं हुई, उन सब चीजों का। जी ओम जी, देखिए सामयिक संदर्भों में प्रधानमंत्री की कही हुई बातों का अर्थ बहुत अलग हो जाता है। बिल्कुल सामयिक संदर्भ के बगैर तो बात में लगती है जैसे आप प्रवचन दे रहे हैं जो बहुत पुराना है। देखिए ये सच है कि हिंदुस्तान की संस्कृति का ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम विभिन्न धाराओं को अपने आप में समाहित करने में बड़े विख्यात है पूरी दुनिया के अंदर। तो जो एक कलुष था जो प्रचारित किया हुआ था हमारी औपनिवेशिक ताकतों का, वो कलुष हमारा धोया विवेकानंद जी ने जाकर के 1894 कुछ भाषण में, और ये बताया कि हमारा दर्शन, हमारी पृष्ठभूमि कितने अपने आप में उज्जवल है, और जिसको अगर समझते हुए लोगों ने उसकी तारीफ की है। तो आज का वो दिन है जिसपे कि हमें ये सब याद करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ हम सहिष्णुता वाला सिलसिला, भारत के संविधान की जो रचना हुई है, ये संविधान की मौलिक गारंटियां हैं। इन गारंटियों के साथ में अगर कुछ
गलत होता है तो तत्काल लोग ऐतराज करेंगे, और ऐतराज करने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा सम्मानजनक हो, भाषा संसदीय हो, भाषा ऐसी हो जो आलोचना के बावजूद दूसरे को बोलने के काबिल न रहने दे। भाषा ऐसी ना हो जिसके अंदर गाली गुप्ता जैसा सिलसिला बनता हो। बिल्कुल होनी भी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो जो कुछ जैसे मैं कह रहा था कि भगत सिंह जो दिवंगत हैं, सुभाष जी जो दिवंगत हैं, उनकी इस कार्यशैली को लेकर के हमारे मुल्क में बहुत सारे विरोध रहे हैं, बहुत सी नाराजगियां रही हैं, और जिनको कि हमारे बड़े नेताओं ने बड़ा चर्चा किया है, चाहे वो गांधी रहे हों, चाहे नेहरू रहे हों, चाहे और दूसरे लोग रहे हों। क्योंकि भगत सिंह को अगर उसी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए तो इस मुल्क के अंदर दूसरे किस्म का शासन होगा, न ये शासन रहेगा, न कांग्रेस का शासन रहेगा। भगत सिंह तो निश्चित रूप से उस वक्त मार्क्सवाद से इस तरह प्रेरित थे कि मुल्क को उस तरीके का बनाना चाहते थे, लेकिन वो नौजवानों की ताकत के रूप में पहचाने जाते हैं। ये हमारी खूबसूरती कि हम अपने लोगों को इस तरीके से अडॉप्ट करते हैं जिससे कि वो हमेशा शाश्वत बने रहें। तो दूसरी बात जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इस स्वच्छता से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्वच्छता आज एक जरिया बनता है कि भाई इस तरीके से जब भी राष्ट्र का नेता, राष्ट्र के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो कुछ नया संदेश देना चाहते हैं, नौजवानों के बीच बोल रहे हैं, उनके बाद में उनमें संकेत देना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ होता रहा वो हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। वो कुछ लोगों ने किया है और उससे आतंकित नहीं होना चाहिए। वो एक तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को। तो एक जरिया है एक बात कहने का जो प्रधानमंत्री ने निभाया और इस्तेमाल किया अपने हक में, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए मैं तो ये कहूंगा कि स्मार्टनेस भी इस प्रधानमंत्री की कही जा सकती है कि ऐसे मौकों को वो भुनाने से नहीं चूकते हैं, और भुनाना भी चाहिए जब, अगर ये मैं हुनर कह सकता हूँ इसको मोदी का, स्किल्ड है निश्चित रूप से। ये चातुर्य है। देखिए, राजनेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका एक पॉलिटिकल रुझान है, जो संविधान के प्रति जिम्मेवार हैं, जिन्होंने संविधान की कसम खा करके देश संचालन की बात कही है, जब वो अपनी बात कहते हैं तो जरिया ढूंढते हैं कि कैसे कहा जाए। बिल्कुल और रिलेवेंट करने की कोशिश करते हैं। जी मैं आरसी चौधरी साहब, देखिए इश्यू ये नहीं है कि विवेकानंद जयंती को इन्होंने चुना। नरेंद्र मोदी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया उनकी जयंती को चुनने वाले हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं ये कि अगले महीने ही, ठीक 1 महीने के अंदर, 1 महीने का टारगेट किया, बड़े 3 सम्मेलन इसी तरह के किए जाएंगे दिल्ली के अंदर। एक गरीबों का होगा, एक किसानों का होगा, उससे समापन भी होगा। इसी तरह से वो भुनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी की सरकार पहले भी बनी, नेता कई राज्यों में भी मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने कहा कि शब्दों के जादूगर हैं, वो जैसा प्रदेश वैसे लोगों की जुबान। वैसे चुनाव में 2013 में हम जब सेमीफाइनल कह सकते हैं आम चुनाव का, जब वो यही करते थे, कभी मारवाड़ी को बिल्कुल गुजरातियों के नजदीक बताते थे, तो कभी वो बिहार में जाकर के वहां के लोगों को अपने नजदीक बताते थे। वो एक इस मामले बड़े मास्टर हैं। और अभी प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि आलोचना तो किसी कर नहीं सकते वो, लेकिन महापुरुषों को ऐसे अवसर पर एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी बताते हैं जब उनके दर्शन को हम फॉलो कर सकें। अब स्वामी विवेकानंद को भी एक एक चीज, जैसे उन्होंने बताया है कि मेक इन इंडिया हम क्यों लेके आए, उस वक्त 100 साल पहले। जोगिंदर जी, आपके बयान में ये जोड़ लीजिए कि सिलेक्शन ऑफ द लीडर है ना, वो बड़ा तय किया हुआ है। बिल्कुल, इसमें उसकी अपनी महत्ता है। बिल्कुल, इसमें देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये एक्सरसाइज है, ऐसे हवा में नहीं है कि पूरी तरह से उन्होंने तहकीकात की है सारी चीजों को, कब किस मुद्दे को कैसे उठाना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोगों पे आरोप लगते हैं कि जयंतियां तो आप भी मनाते हो, लेकिन केवल एक गांधी खानदान के बाहर नहीं जाते हैं। आपके यहाँ पे सरदार पटेल की जयंती इतने विस्तृत रूप से नहीं मनाई जाती है। कोई कांग्रेस में स्वीकार मुझे लगता है करने चाहिए आप लोगों की कि लाल बहादुर शास्त्री मुल्क के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिसके बारे में मीडिया को लिखने में कोई संकोच नहीं होता है, कि जिन्होंने एडमिशन के लिए भी लाइन में लगे और एक एक्सीडेंट के ऊपर उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया हो। ऐसे नेता मुझे लगता है कि बहुत कम, लेकिन आप लोग बुनाने से चूकते हैं। पता नहीं वजह क्या है। ये कांग्रेस का मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुषों की जयंती हो, चाहे उनसे रिलेवेंट कोई मैटर हो, वो आप लोग भुना नहीं पाते हैं। मुझे एक तो यही नहीं लगता कि आखिर नेताओं को भुनाना, नेताओं को काम में लेना निश्चित रूप से हमारी प्रवृत्ति नहीं है। काम में क्यों लिया जाए? जब कोई भी जो नेता है, अगर वो स्वयं, गांधी ने कहा, गांधी के पास में जब गांधी जी ने जो अर्धवस्त्र जो धारण करते हैं, आधे वस्त्रों में जो होता है, क्यों किया? उनके पास में एक महिला गई, उन्होंने कहा कि आखिर ये गंदे कपड़े, मैले कुचले कपड़े कैसे? उन्होंने उस बात को उन्होंने जीवन में महसूस किया। सबसे पहले अगर कोई कुछ कहना है, अगर किसी को आपको आदर्श के रूप में स्वीकार करते हो, तो आप अपने जीवन में उसको स्वीकार कीजिए। आज इस मुल्क के युवाओं को आप संबोधित कर रहे हो, और ये मुल्क का जो आज जिन युवाओं को संबोधित कर रहे हो, वो आजाद भारत के अंदर पैदा हो। इस आजाद भारत के अंदर
आजादी से पहले की परिस्थिति और आजादी के बाद की परिस्थिति में बहुत सा फर्क है। आज बहुत से जो सूचना के जो सोर्स हैं वो उनके पास में। कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क के बनाने वाले हर नेता की जयंती, पुण्यतिथि, उनका योगदान पे हमेशा याद करती रही है और करती है। लेकिन राजनीतिक एजेंडे के लिए किसी महापुरुष को याद करना ये कांग्रेस का चरित्र नहीं रहा। महात्मा गांधी जी के जयंती पे भी प्रधानमंत्री जी ने साबरमती आश्रम में जाकर उन्होंने बात बोली। महात्मा गांधी जी की उस साबरमती आश्रम पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर गोरक्षकों को जो उन्होंने अटैक किया तो ये भी बात बताते कि गांधी ने गाय की रक्षा के लिए क्या कहा था। एक रास्ता तो देते, इस मुल्क के युवाओं को रास्ता तो देते कि भाई वो क्या है, गांधी का रास्ता क्या था जिससे ये चीज बचे। उसने बचने का जो रास्ता है वो रास्ता नहीं बताया। आज स्वामी विवेकानंद ने इस मुल्क को बनाने का जो रास्ता था वो उन्होंने नहीं बताया। वो बताते कि ये जो धर्मांधता है या धर्म की जो अंधापन है, जो इस मुल्क के अंदर जो असहिष्णुता है, जो एक प्रेम का भाव घट रहा है, अगर प्रेम नहीं हो सकता, एक वैमनस्य राष्ट्र के अंदर पैदा होगा तो वो एक सशक्त राष्ट्र कैसे बन सकता है। जी। उन्होंने ये बात कही, वो रास्ता नहीं बताया। उन्होंने ये बात कही कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन्हें वंदे मातरम कहने का हक नहीं। यहाँ पे बात किसकी करते हैं? हक की। यही फर्क है। भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है। हम कहते हैं हम इस राष्ट्र के हैं और ये कहते हैं राष्ट्र हमारा है। हम इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं और ये राष्ट्र से कुछ चाहते हैं। आखिर इस मुल्क के अंदर ये कौन तय कर रहा है कि किसको क्या हक है या किसको हक नहीं है? आज जो वंदे मातरम की जो फौज है, जो तिरंगे की जो फौज है, जो इस सोशल मीडिया पे और जो बाहर निकल के ये कहती है कि वंदे मातरम कहना होगा, ये चीज होगी, ये तिरंगे की फौज है। ये इस भारतीय संस्कृति के अंदर जो एक पत्रकार मरती है और उसके ऊपर उसकी लाश ठंडी नहीं होती, उससे पहले यही वंदे मातरम की फौज, यही तिरंगे की फौज, जिसको वंदे मातरम जो अपने संदेशों में समझाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, यही उन पे आके और ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करती है जो भारतीय संस्कृति की कभी ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वंदे मातरम की फौज और तिरंगे की फौज थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आप खुल के बोलिए। क्लियर ये है कि एक यहाँ पे एक अलग अलग इनके फौज है, अलग अलग एजेंडे हैं। उन्हें किस मुद्दे पे, इस राष्ट्र के अंदर किस मुद्दे पे चलना। बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम तो आप भी बोलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे जो सफाई नहीं रखता उसे वंदे मातरम कहने का जो इस मुल्क में सफाई का मतलब उन्होंने कहा कि हम रास्ते चलते अगर हम पीक थूक देते हैं तो उसे वंदे मातरम कहने का हक नहीं उसको है। वंदे मातरम का हक यूं नहीं है कि अगर हम इस माँ को धूमिल रखेंगे, सफाई नहीं रखेंगे तो आपके हक भी नहीं है कि जो इस माँ से जो प्यार करता है, जो इस माँ के भाव को समझता है, जो इस भाव को समझता है, वो कर नहीं सकता। और फिर आप उसका डीएनए टेस्ट करेंगे क्या? इस मुल्क में कौन वंदे मातरम कहेगा? अब डीएनए टेस्ट तो नहीं करेंगे। बिहार के बाद में डीएनए के बाद प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं करते हैं। कैसे की? तो फिर आखिर किसको कहना चाहते हैं? ये हक की बात क्यों? इस मुल्क के हर आदमी का हक है। और आप तो जब सत्ता की कुर्सी पे आसीन हुए, आसिफ चौधरी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको। देखिए, अभी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम अवसर नहीं ढूंढते, हम सभी को समान करते हैं और हम केवल बस अवसरों को बुझाने के लिए, हम हमारे स्वार्थ के लिए नहीं करते। बात स्वार्थ की नहीं है। मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास में बाद में आऊंगा। मैं एक बार ओम सैनी साहब से जाऊंगा उनके पास में बीच में। ओम जी देखिए, कांग्रेस इस बात को, इसमें कोई संदेह नहीं। आसिफ चौधरी साहब कह रहे हैं वही गुलाम नबी आजाद का बयान हो सकता है, वही अहमद पटेल का जवाब हो सकता है, वही अशोक गहलोत का जवाब हो सकता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि कांग्रेस के सामने अवसर की जो बात की जा रही है, महापुरुषों के अवसर, पहले बीजेपी ने, किसी ने सरदार पटेल को भुनाने की कोशिश नहीं की। भुनाने का मतलब यह है, इसमें कोई भी नहीं है। अब चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों या फिर इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो, इसके आगे कांग्रेस बढ़ नहीं पाती। ये मैं कहना चाहूंगा। आसिफ चौधरी साहब चाहे इससे बिल्कुल सहमत हो नहीं हो, लेकिन चर्चा यही है। आप लोग 3 या 4 लोगों के बाहर नहीं जाते। शास्त्री जी भी तो आप ही के रहे हुए हैं। नहीं, मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं वही बात मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करनी है आपको, तो आप प्रधानमंत्री की आलोचना यूं करते कि स्वच्छता की चर्चा जब आप कर रहे थे तो उन सफाई कर्मचारियों को याद किया होता जो लोग मर गए उसके अंदर जाकर के, सफाई करते करते मर गए। कई लोग आज भी और उनको उनके बारे में अगर नहीं सोचते हैं आप, तो आप वंदे मातरम कहने का हक नहीं रखते हैं यूं। अगर अब लेकिन उनका अपना तरीका जिस तरीके से, लेकिन कांग्रेस के बारे में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी एक रवैया, प्रवृत्ति बदला है और उस प्रवृत्ति को चुनौती देने के लिए जयप्रकाश नारायण, जैसे आपातकाल के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण का अपना एक सिलसिला सामने आता है, और उसी तरीके से राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने कांग्रेस के सारे विभिन्न राज्यों के अंदर जो एक
एक छत्र एकाधिकार जब था, तो उस वक्त प्रतिपक्ष की आवाज किस तरीके से दबी हुई थी, उस आवाज को उठाने के लिए जिस आदमी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया वो राम मनोहर लोहिया थे। बिल्कुल। तो राम मनोहर लोहिया जब गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण जब तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके लिए दोनों आइडियल होंगे, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस की उन चीजों को उसी तरीके से महसूस किया है जिस तरीके से किसी वक्त राम मनोहर लोहिया ने किया था या किसी वक्त जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऐसी स्थिति में वो उन्हीं को याद करेंगे। और राज्यों को जोड़ते हुए जिस तरीके से सरदार पटेल ने जो विभिन्न दलों के साथ में समन्वय स्थापित करने की बात की थी, जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए जो समन्वय स्थापित हुआ, जो चर्चा हुई, इसलिए उनको याद करते हैं। वो रहे नहीं, लेकिन उनका प्रारंभिक दौर बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से आज एक ही परिवार के बारे में चर्चा होती है, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। चौधरी साहब, ये समझने की बात है, आप लोग ये अवसर की बात नहीं कि हम अवसरों का कोई स्वार्थ नहीं। फिलोसफी की चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक परिवारवाद की चर्चा चलती है जिसका मौका आप दूसरे दलों को, आपके विपक्षी जो हैं, विरोधी हैं, उनको आप देते हैं आलोचना के लिए। क्योंकि देखिए, संघ पे प्रतिबंध लगाने के लिए सरदार पटेल के अंश बिल्कुल मिल जाएंगे, उनके चिट्ठी का जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद ये नरेंद्र मोदी उनकी मूर्ति का जिक्र करते हैं, सरदार पटेल की जयंती का जिक्र करते हैं। उनको मालूम है कि आज का यूथ सरदार पटेल में कितना विश्वास रखता है। तो ये अवसर की बात नहीं है, स्मार्टनेस कह सकता हूं मैं तो, कि कोई स्वार्थ की बात नहीं है, कि विजन की बात की जाती है कि किस अवसर को कब किस तरह से हमें रिलेवेंट करना है, और उसमें एक जोश बनने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी बात ये, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा बना है आरसी चौधरी साहब, आप लोग अभी उन अवसरों को बात पे सीधी सपाट अगर बात करें तो बुनाने की बात होती है राजनीति में, लेकिन आप उन अवसरों को छोड़ते जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मोदी साहब जो बात कही, अभी आरसी चौधरी जी ने भी कही कि सफाई अभियान का जो जिक्र किया, और इसमें सीधे कहना कि जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें वंदे मातरम कहने का हक नहीं होगा, उस पर ऑब्जेक्शन है। देखिए, ऑब्जेक्शन अपनी जगह इनका है, लेकिन मैं तो वंदे मातरम के लिए क्या करें, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रखा कि जो अपनी माँ की पूजा नहीं करते, माँ पर थूके, उस आदमी निश्चित रूप माँ की वंदना करने का अधिकार नहीं। निश्चित रूप से आज मैं आपकी लिफ्ट में आ रहा था, आपकी लिफ्ट में लिखा हुआ था कि इसको थूक का नहीं बनाए, ये भैरव जी का स्थान है, आपकी लिफ्ट में लिखा हुआ था। तो निश्चित रूप से जिस स्थान की पूजा की जाती है, इसकी पवित्रता है, उस पर थूक कर आप उसको अपवित्र कर उसकी जय जयकार करेंगे। निश्चित रूप से उन सब लोगों को ये इंगित करने का प्रयास किया है कि आप स्वच्छता के माध्यम से अपनी माँ का श्रृंगार करें, उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें, उस पर थूके दें। स्वच्छ भारत होगा तो निश्चित मान के चलिए भारत की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। एक उन्होंने प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, साफ रखें। इस बात का प्रयास मोदी जी ने युवाओं को प्रेरणा के माध्यम, इस विवेकानंद जी की जयंती के माध्यम से करने का प्रयास किया है, संबोधन के माध्यम से किया। तो आप इन पे हर चीज की आपत्ति है, और आपत्तियों का अंतर नहीं होता, क्योंकि खुद की कोई सोच है नहीं, इनकी आइडियोलॉजी कुछ है नहीं। इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पर केंद्रित हो जाती है। योगेंद्र जी, एक छोटा सा जानकारी आपके पास तो होगी, आप तो आरसी चौधरी साहब इस सवाल का जवाब दीजिए, आपकी आइडियोलॉजी के बारे में बताइए, आप बताइए आपकी आइडियोलॉजी बता दीजिए। हमारी आइडियोलॉजी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रकल्प है, और हम मानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हैं। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना को बनाने वाले लोग हैं। हम वे लोग हैं जो कश्मीर के आंदोलन के लिए अपने नेता का बलिदान कर दिया। हम वे लोग हैं जो श्यामा मुखर्जी के शहादत जिस पार्टी श्यामा मुखर्जी को शहादत कर दिया, वे लोग हैं कश्मीर समस्या को जड़ समाप्त कर देने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम वे लोग नहीं जो एवं की पूजा करते हैं। आप वे लोग हैं जो एवं की पूजा करते हैं। आप वे लोग हैं जो गांधी परिवार के बाहर निकल नहीं सकते। आप वे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में एसेट्स को फैलाना चाहते हैं। आपने इस देश में कुछ किया नहीं, और जब आज करने का समय है तो आप बिल्कुल इनसे आलोचना, सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करने के लिए। अरे हमारे आदर्श तो बहुत है, हमारे आदर्श इस देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, हमारे आदर्श गांधी है, हमारे आदर्श श्यामा मुखर्जी, हमारे आदर्श जननायक जयप्रकाश नारायण है। आप छोड़िए हमारे आदर्शों को, तो आपकी बात छोड़िए। अरे आप जयप्रकाश नारायण के लिए उन्होंने लोकतंत्र को वापस से पुनर्जीवित किया देश में। आपने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी थी भाई, याद रखिए। जयप्रकाश नारायण के समय आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, और आप हत्यारे हैं लोकतंत्र के। काला हत्यारे आपने लिखा है, आपकी पार्टी लिखा है। आप लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में इस बात के इतिहास में आपका नाम लिखा जा चुका है। आपके नेता ने लोकतंत्र की हत्या इस देश में की है।
चलिए, मैं माफी चाहूंगा, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी 125वीं वर्षगांठ शिकागो में दिया स्पीच की सुनने की वजह साफ थी कि युवाओं के बीच एक गहरी छाप छोड़ सके, उन्हें संबोधित कर सके, अपने विजन से उन्हें इंट्रोड्यूस करा सके कि हम क्या सोच लेकर के चल रहे हैं और हम जिस पथ को चुन रहे हैं वो पथ 125 साल पहले विवेकानंद भी चुन चुके थे। वो चाहे मेक इन इंडिया का जिक्र करें, स्वच्छ भारत का जिक्र करें या फिर संस्कृति का जिक्र करें, सहिष्णुता का जिक्र करें, वो तमाम पहलू अपने कहने में वो आज युवाओं के बीच मौजूद रहे और पूरे देश के यूजीसी के अकॉर्डिंग उसके नोटिफिकेशन के जरिए सब जगह दिखाने की भी कोशिश की गई। एजेंडा जो भी हो, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी उन तमाम अवसरों को भुनाने से नहीं चूकते हैं जो बिल्कुल एक तरह से कहे जा सकते हैं कि किसी के लिए भी एक स्मार्टनेस का एक पायदान हो सकता है। ये 3 बड़े सम्मेलन, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि सम्मेलन आने वाले दिनों में आयोजित होंगे। एक सम्मेलन बड़ा इसी महीने गरीबों के लिए और उसके बाद जब समापन होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी की जो पुण्यतिथि होगी उस दौरान जो होगा एक बड़ा आयोजन वो भी होगा। तो चलिए, मोदी साहब अपने एजेंडे को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे उन अवसरों पे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आपने देखा किस तरह से यूथ को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे वो, और क्या उनके बीच में विवेकानंद को अपने से जोड़ करके देख रहे थे, अपनी पार्टी और अपनी सरकार के विजन से जोड़ करके देख रहे थे। यही एक अवसर होता है कि हम किस तरह से किसी भी महापुरुष के आदर्श को अपनाने की कोशिश करते हैं। और बात कहने का अपना अपना तरीका है, हर सरकार हर नेता कहने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अपनी चतुराई के साथ, अपनी स्मार्टनेस के साथ किस तरह से कहता है, कोई किस तरह से कह सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पारंगत कहे जा सकते हैं, ऐसे अवसरों को भुनाने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं, जो उनके एक स्मार्टनेस भी कही जा सकती है, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।